नमस्कार, आप देख रहे हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण का मौका है और इस बार कई मायनों में ये चंद्र ग्रहण जो है खास होने वाला है। पूर्णिमा का दिन है। इसके साथ साथ किस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, ये सब कुछ जानने समझने के लिए हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर पवन सिन्हा जी मौजूद हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी, हम सभी जानते हैं कि खगोलीय क्या वजह होती है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी बीच में आती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कारण हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि कुछ पौराणिक मान्यताएं भी ऐसा कहा जाता है, क्या ये सही है? जैसे कि राहु केतु जो हैं वो चंद्रमा को खाने की तरफ आते हैं और पूर्णिमा के मौके पर, तो इस पर अगर आप दृष्टि डाल पाएं तो। दरअसल जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं उनके बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। अब हम उन्हें भूल जाते हैं और उन कहानियों को ही याद करके उन कहानियों को ही हम आगे बढ़ाते रहते हैं, जबकि वो जो चंद्रमा के अपर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट है, तो वो ग्रहण का मतलब है, जैसे आप कहते हैं ना, ग्रहण कीजिए 2 बिस्किट्स हैं, ग्रहण कीजिए बिस्किट, तो ग्रहण का मतलब है खाना, ले लेना। तो वहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर जब नहीं पहुँचती, और ये हमेशा पूर्णमासी को होता है, तो उसे हम कहने लगते हैं चंद्र ग्रहण। अब उसमें हमने उन 2 नोड्स को, उन 2 पॉइंट्स को कहा, ये राहु है, ये केतु है। तो ये छाया ग्रह हैं, ये ग्रह नहीं है, लेकिन छाया ग्रह है, लेकिन ये कोई पुरुष भी नहीं है। तो हमें जो चंद्र ग्रहण को देखना है, वो पौराणिक कहानियां जिस प्रकार से एक्सप्लेन करती हैं, वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है। उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके पीछे संदेश क्या है, तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं, ये बहुत बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब आकाश की स्थिति को हम देखते हैं तो खगोलीय घटनाएं जो हैं, ये अपने एक चक्र होता है, एक अपना इनका चक्र होता है सूर्य के चारों ओर। ये केपलर ने सिद्धांत भी दिया था, हालांकि उससे बहुत पहले भारत में ये सिद्धांत था। उसके अनुसार ये घटनाएं होती हैं। जी गुरुजी, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कितनी जगह ये देखा जा रहा है और भारत में इसका कितना असर रहने वाला है, कितना प्रभाव रहेगा? एशिया में ये देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, अफ्रीका में देखा जाएगा, मतलब अमेरिका, बड़े देशों में, अमेरिका रशिया छोड़ दें तो ये लगभग सभी जगह देखा जाएगा। भारत पर इसका विशेष असर होगा। भारत में इधर चुनावों पर ये असर डालेगा, क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर पड़ता है मानसिकता पर। उसके बाद ये धरती पर, क्लाइमेट पर बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा कि 7 तारीख के बाद ही आप कुछ क्लाइमेट में चेंज एकदम से नज़र आएगा। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर बारिश से भी संबंधित हो सकता है, कहीं आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर जो आकाशीय पिंड है उनके लिए तो भारत एक यूनिट नहीं है, उनके लिए तो पूरा जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप में कहीं ना कहीं आपको भूकंप के हल्के झटके या पहाड़ों का समस्या, भूस्खलन, ऐसी कुछ समस्याएं, या समुद्र से संबंधित कुछ समस्याएं ये देखने को मिलेंगी। तो क्या गुरुजी इसके मायने हम ये निकालें कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे जब चंद्र ग्रहण होगा? तो हाँ, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है या कोई सूर्य ग्रहण होता है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स धरती पर आते हैं। उसकी धरती की जो एनर्जी है उस पर उसका इम्पैक्ट रहता है, तो ज़्यादातर वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। अच्छा, वक्त पूरा क्या रहने वाला है? क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं अब वो बहुत पर्टिकुलरली जानना चाहेंगे कि क्या वक्त रहने वाला है इस पूरे ड्यूरेशन का, ग्रहण का। इसके साथ साथ सूतक के क्या मायने होते हैं और वो कब से प्रारंभ हो जाएगा? हाँ, सबसे पहले हम सूतक की बात करते हैं। दोपहर को 12:57 से ये सूतक प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहण शुरू होगा रात को 9:57 पर, और उसके बाद इसका मध्य है 11:41 पर, और ये ग्रहण 8 तारीख की रात को यानी 1:26 पर ये पूर्ण होगा। तो सूतक को लेके बहुत सारे लोग बहुत चिंतित रहते हैं। देखिए, सूतक में पूजा नहीं करते हैं,
घर में भोजन नहीं बनता है, भोजन करते नहीं हैं और मंदिर को भी, घर के मंदिर को भी ढक देते हैं, बाहर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और इसमें एक चीज़ लेकिन बहुत विशेष है, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सूतक मानने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत आवश्यक होता है। तो उनको सूतक के दायरे से दूर रखा जाता है। लेकिन बाकी लोग सूतक मानने की कोशिश करें, इससे लाभ होगा। और अगर कुछ मान लीजिए खाना भी पड़े, या जिन वर्गों को सूतक से मुक्ति मिली हुई है, उनको भी यदि कुछ खाना है तो तुलसा पत्ती उसमें डालें, क्योंकि तुलसा पत्ती एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इससे जो है जो कुछ नेगेटिव एनर्जी फूड में आती है तो वो इससे दूर हो जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी ग्रहण होता है तो हम तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और पहले ही तोड़ के रख लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और आप जैसे कि वाटर डिस्पेंसर हो या फिर रेफ्रिजरेटर, हर जगह हम उसमें भी डाल देते हैं। सो एक और चीज़ गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरोसिटी होती है कि जैसे पानी अगर पहले से भरा हुआ है और उस वक्त वो पूरा का पूरा ड्यूरेशन आ जाता है ग्रहण का, तो उसके बाद क्या हम उन चीज़ों को, अगर पका हुआ खाना है, कुक फूड है या पानी भरा हुआ है, तो क्या हम उन्हें निकाल दें, मतलब वेस्ट कर दें, यूज़ ना करें, वो दूषित हो गया है? हाँ, वो 6 या 7 तारीख से ही उसका प्रोसेस पूरा कर दें। तो जितना भी भोजन है हम पहले ही कर लें, यानी जो कुछ भोजन है वो फ्रिज में रखने लायक रखे ही ना, और उसको पूरे ही कंज्यूम कर लें। उसके बाद फिर फ्रेश रात को बना लीजिए और खा लीजिए। और आपने जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि 8 तारीख तक ये चलने वाला है, तो मेरे ख्याल से 8 तारीख से शायद पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। जी। तो पितृपक्ष के वक्त तो एक होता है कि हमें खाना बनाना है और उसके बाद हमें अपने जो पितृ हैं उन्हें अर्पित करना है, तो वो सब प्रक्रिया कैसे हो पाएगी? देखिए, ये 8 तारीख को सुबह 1:26 पे पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बहुत लंबा समय है, क्योंकि जो कुछ भी पकाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो लगभग 4 बजे या उसके बाद शुरू होती है, तो बहुत समय है। अच्छा, ये कोई कोरिलेशन भी है क्या? इस बार पितृपक्ष लग रहे हैं, उसके साथ ये चंद्र ग्रहण जो आ रहा है, क्या इसके भी कुछ मतलब कोरिलेशन? नहीं, इस पे ना तो पितृपक्ष पे इसका कोई प्रभाव है, ना इसका प्रभाव होता है पितृपक्ष पे, ना पितरों पर इसका कोई प्रभाव होता है, ना कोई उनके लिए कोई विशेष पूजा आदि हमें करनी है। तो जो हमारे घर का एक नियम है, हर कुल का, हर घर का एक अपना नियम होता है, तो उस नियम अनुसार हम पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, एक और चीज़ गुरुजी कि जैसे जिन प्रोटोकॉल्स का आपने जिक्र यहाँ पर किया है, तुलसी पत्ता या फिर दूसरी चीज़ें पूजा नहीं करनी, तो ये दोनों ही इक्लिप्स, चाहे सूर्य ग्रहण का जिक्र हम करें या फिर चंद्र ग्रहण, ये दोनों में समान रहते हैं। इसके अलावा जो लोग घर में मौजूद नहीं हैं, बाहर हैं घर से, वो लोग किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? भोजन ना करें, उतने बीच में भोजन ना करें, जल ले सकते हैं। यदि बीमार है, दवा लेनी है, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, वो दवाई आदि ले सकते हैं। दवाई के लिए भोजन करना भी पड़ता है, तो उतना भर भोजन वो करें, फिर दवाई ले लें, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घर से यदि आप बाहर हैं भी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ सेम रहने वाला है। और आपको यदि सूतक के तहत आपको छूट है बीमार होने की वजह से या गर्भवती होने की वजह से, या अगर छोटा बच्चा आपके साथ है, तो उनको फीड करते रहें, उनको खिलाते पिलाते रहें। बाकी अपना जो घर में रहते और उसका पालन करते, वैसे ही बाहर करें। जी गुरुजी, अगर कोई नहीं मानता है या फिर किसी वजह से जहन में नहीं रहता है या कोई और रीज़न है और वो नहीं ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर पाता है, तो क्या इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं उस इंसान के जीवन पर? देखिए, सामान्यतः कुछ स्टडीज़ इस प्रकार की रही हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके फूड को डिस्टर्ब करती है। तो जो लोग नहीं इसको मानते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी फूड के थ्रू हमारे शरीर में भी जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्लो होता है, बहुत देर में होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देर में जाकर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी खाया और अभी कोई समस्या हो जाएगी। कुछ समय लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो
कोशिश यही इसलिए करनी चाहिए कि उसे अवॉइड करें। सूर्य ग्रहण, और वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा कि पशु पक्षियों का भी उसमें व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। चंद्र ग्रहण में थोड़ा माइल्ड रहता है, तो अवॉइड हो सके तो अच्छा ही है। अब कोई नहीं मानता, अब जैसे दुनिया की और बहुत सारी संस्कृतियां हैं वो नहीं मानती, वो अपना भोजन वगैरह सब कंटिन्यू रखती हैं, तो जो भी सूक्ष्म प्रभाव होगा वो बाद में होगा। अच्छा गुरुजी, हर राशि के हिसाब से 12 राशियां होती हैं। क्या हर राशि के हिसाब से अलग अलग तरह का प्रभाव जो है वो रहने वाला है चंद्र ग्रहण का, या समानता रहता भी है? जी हाँ, देखिए, पहली चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा चंद्रमा कमज़ोर होगा। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो मन से संबंधित समस्या, जल से संबंधित समस्या, ये सारी चीज़ें होंगी। डिप्रेशन की फीलिंग आदि ये सब होता है, ये चंद्रमा से संबंधित है। लेकिन हम बहुत तेज़ी से कुछ राशियों पर निगाह डाल लेते हैं। तो ये कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा उस समय, तो कुंभ से ही शुरू करते हैं। तो कुंभ राशि के लोगों को खर्च और क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। और एक काम आप ये कीजिएगा कि जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो उसके बाद या सुबह 8 तारीख की सुबह उड़द की दाल से बनी हुई कुछ चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य कर दें। अगर मीन राशि की बात देखें तो मीन राशि के लिए कोई बहुत बुरा समय ये नहीं रहेगा, बल्कि धन लाभ भी होगा। अब उसमें कुछ खर्च ये कराएगा, इसलिए जो धन लाभ हो उसे बहुत सोच समझ कर खर्च करें। और मीन राशि को अगर कोई समस्या महसूस होती भी है तो वह 5 दिन एक कप पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी घोलकर पी लेंगे तो उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक हो जाएगा। अब मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि को थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए वो थोड़ा प्रिकॉशंस ले। सबसे पहला प्रिकॉशन उन्होंने संबंधों में लेना है, घर गृहस्थी में, संबंधों में, रिश्ते नातों में, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी और उन्नति में बाधा ये क्रिएट होगी 6 महीने के भीतर, इसलिए ध्यान रखें। तो ईंटों का दान कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थान पे। यदि नहीं है उतनी हैसियत, नहीं है उतना धन, नहीं कर सकते हैं, तो लाल वस्त्र का दान किसी गरीब व्यक्ति को कर दें, तो उससे भी प्रभु खुश होंगे, सब ठीक होगा। वृषभ राशि को पेट और पैर, इसका विशेष ध्यान रखना है, कमर का भी विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन काम आप मत छोड़िए, मेहनत आप करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी होते होते अचानक आपकी उन्नति होगी। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें बस। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। रिश्तों से आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। कभी ऐसी कोई हंसी मजाक आप ना कर दें जिससे कि रिश्तों में कोई बाधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, लोग आपसे नाराज़ हो जाए, पार्टनर या मित्र आपसे नाराज़ हो जाए, वो ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, दूध का दान कर देना है। 8 तारीख को दूध का दान कर दीजिए और 1 हफ्ते 10 दिन के बीच में एक बार और कर दीजिए। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दिया जा सकता है, इतना आप ज़रूर कर दीजिए। कर्क राशि को पेट और पीठ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, भाषा से आप जीतेंगे, इसलिए बहुत सुमधुर भाषा दें। बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, गुस्सा आता सबको है, चिड़चिड़े होते सब, लेकिन वो कंट्रोल हो, वो रिफ्लेक्ट अगर हो गया तो नुकसान होगा, अन्यथा कोई बात नहीं। उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे होगी, बाधाओं के साथ होगी, लेकिन उन्नति होगी। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो घर गृहस्थी पर ये विशेष ध्यान दें, नहीं तो वहाँ विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। तो और जो लोग तेल, बिजली, लोहा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य पूजा आप नियमित रूप से करते रहें और किसी से सीख कर
गायत्री मंत्र का जप आप 1 महीना या लगभग 43 दिन आप प्रतिदिन कर लें तो आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो अप्रैल तक धन की स्थिति में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर धन खर्च करें। धन को संभाल के रखेंगे या किसी अच्छी जगह उसको खर्च करेंगे तभी ठीक है। एकदम से इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और भावावेश में काम मत कीजिएगा। तुला राशि की बात करते हैं तो भाषा से विवाद होगा। वैसे तुला राशि के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रह ठीक है, लेकिन भाषा की वजह से विवाद हो सकता है। थोड़ा घर गृहस्थी में भी आपको ध्यान रखना होगा। माता जी की हेल्थ का ध्यान भी आपको इसमें रखना होगा। यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेंगी, तो जो आवश्यक यात्रा हो वही कीजिएगा और बेवजह की यात्राएं उन्हें कट करने की कोशिश कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो सुख में ये थोड़ी सी कमी कर रहा है और दुर्घटना के संकेत दे रहा है, इसलिए वाहन बहुत ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। माता जी का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। वृश्चिक राशि के लोगों को मसाले का दान कर देना चाहिए। 8 तारीख को आप मसालों का दान कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि को मेहनत का जो लाभ है ये इकट्ठा होता चलेगा और ये जनवरी के बाद से धीरे धीरे मिलेगा। तो आपके लिए ये ग्रहण अच्छे संकेत ला रहा है, अच्छा है, लाभ देने वाला है। बस मेहनत करना मत छोड़िएगा। चाहे आप दुखी भी अपने आप को महसूस करें तब भी एक पॉजिटिव फेस के साथ आप अपना काम करना मत छोड़िएगा। तो ज़रूर दूसरे छोर पर किरणें हैं तो हैव होप्स और आप लगातार काम करें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि को थोड़ा सा तनाव होगा। यात्राओं को बहुत चुनकर करें। हर यात्रा करके आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो बहुत सोच समझ कर चुन के करें, अन्यथा धन का नुकसान आपको हो सकता है। भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। 6 महीने तक आप विशेष रूप से ध्यान रखें और सूर्य पूजा करें। आपके जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा करें तो आप आराम से निकल के चले जाएंगे, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत करें और ईमानदारी से अपना काम करें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सभी राशि वालों ने बहुत ध्यान से तमाम बातें जो हैं वो गुरुजी की सुनी होंगी। अच्छा गुरुजी, कई बार ये भी कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण के दौरान कुछ भी काटने छीलने का काम ना करें या फिर सुई धागे का इस्तेमाल ना करें, तो ये क्या सिर्फ कहने की बातें हैं या फिर इसमें भी वाकई में लॉजिक्स होते हैं? नहीं, इसमें लॉजिक है। जब वो दौर था जिस दौर में इन सब ग्रंथों की रचना हो रही थी, इन सब नियमों को कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, तो वो वक्त था जब शाम को लुक्का जला दिया जाता था। बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता था, लाइट्स तो थी नहीं उस ज़माने में। तो ऐसे में कुछ भी काम वो करेंगे और उसमें गलती हो जाए तो उससे नुकसान उनको हो सकता है, खून बह सकता है, आदि आदि चीज़, तो इसलिए वो मना किया जाता था। आज तो रोशनी है तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई परेशानी। क्योंकि कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं अगर वो कुछ काटने छीलने का काम करती हैं तो बच्चे पे इफेक्ट आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने इसमें खुद भी स्टडी करके देखी थी, कोई इफेक्ट मुझे तो नहीं लगा। और एक गेरू के इस्तेमाल का भी बहुत ज़्यादा चलन है, या फिर कहें कि बड़े बूढ़े कहते हैं तो मना नहीं करती यंग जनरेशन, उनको लगता है कि अगर वो कह रहे हैं तो मे बी, तो उनका कहना होता है कि अगर हम गेरू का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव वो नहीं आएगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें। जी हाँ, गेरू के इस्तेमाल से क्या होता है, हमारी जो स्किन है और जो नेगेटिव एनर्जी है, सूर्य ग्रहण में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बीच में वो एक ऐसी केमिकल लेयर आ जाती है जो स्किन को प्रोटेक्ट करती है, पेट को प्रोटेक्ट करती है। तो गेरू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छा ही है और लाभ देने वाला है। बिल्कुल। और अगर ऐसी ही कोई और बात आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए हमारे माध्यम से, तो वो भी प्लीज़ ज़रा बताइए कि चंद्र ग्रहण के दौरान और क्या क्या चीज़ें हम करें। बिल्कुल, 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। अपने भोजन का ध्यान रखें, मंत्र
का जप अवश्य करें। और कुछ अगर आपको कुछ धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है, तो आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ें और प्रभु का नाम लें। विद्यार्थी वर्ग अपनी तैयारी करें, जो भी पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं। इस समय में देखा गया है कि चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं, तो बजाय इसके कि शोर मचाएं, टीवी चलाएं, ये सब करें, तो आप कोशिश करें कि कुछ पढ़ाई लिखाई करें और कुछ पूजा पाठ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, ये तो डूज हो गए। अगर हम डोंट्स की बात करते हैं तो एक तो आपने जिक्र किया कि खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम खाने खाने की और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए? झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से नुकसान होता है। तो झगड़े से एक तो बचना है। और ये जो समय है, वो समय थोड़ा सा अभी नेगेटिव चल रहा है नवंबर तक, तो ऐसा कोई उस दिन मेजर डिसीजन ना लें। धन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, रिश्ते जोड़ने से संबंधित, जो आपको आगे जाके नुकसान दे सके। तो ये मोटी मोटी बात है जिसका ध्यान आपको रखना है। बाकी तो हमने सूतक में डिस्कस कर ही लिया है। उन बातों का यदि आप ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं पुनः यहाँ कहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, या बीमार हैं, उन पर ये सूतक का नियम लागू नहीं होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, जो मुझे लगता है कि एक बार आप इस पर थोड़ा और इलैबोरेट करें, कि मेजर डिसीजन जो है वो इस टाइम पे नहीं लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है वो इफ़ेक्ट नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो। एक्चुअली चंद्रमा मनसो जाता है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है। तो जब चंद्रमा किसी का इफेक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड पर उसका असर होगा। चंद्रमा पॉजिटिव है तो ज़्यादा स्टेबल डिसीजंस होंगे, ज़्यादा बेहतर डिसीजंस होंगे, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो मन कमज़ोर रहेगा, अनस्टेबल डिसीजंस होंगे, और माता पर भी वो प्रभाव बुरा डालेगा। इसलिए ऐसा कहा। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरुजी, इस दौरान अगर किसी को कोई ट्रैवल पहले से प्लान है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू होना चाहिए। हाँ, करें, कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसके अलावा क्या हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए बच्चों से स्पेसिफिकली कि वो आसमान की तरफ ना देखें? इससे कोई डायरेक्ट ऐसा भी? मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर देखें। ये चंद्र ग्रहण में कोई आँखों पर जोर नहीं पड़ेगा, तो आप आसमान को देखिए, ज़रूर देखना चाहिए कैसे चंद्रमा धीरे धीरे लाल होता चला जाता है अपने मध्यम के बाद से। जो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके बाद से वो कैसे लाल हो रहा है चंद्रमा। और ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए। देखकर ज़्यादा समझ में आएगा बनिस्बत जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में ये होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य पूरी तरह उसकी रोशनी ढक जाती है और उसके बाद जैसी वो हटना शुरू होता है तो वो एक बहुत तेज़ी से रिंग बनती है। वो रिंग हमारे रेटिना पर बुरा प्रभाव डालती है। तो सूर्य ग्रहण को तो मोटे चश्मे से ही देखना चाहिए, जो कलर्ड चश्मे हैं, जो स्पेसिफिक चश्मे हैं उन्हीं से। लेकिन चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसी जगह पे खड़े होइए जहाँ ये दिखता हो और आनंद लीजिए उस दृश्य का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी साइंटिफिकली और ब्यूटीफुली आपने जो समझाया है, कोई भी कोरिलेट कर सकता है, और एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया कि आखिर इस पूरे दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान, सूतक के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, या फिर जो भ्रांतियाँ हैं उस पर से भी पर्दा उठाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।